हेलो एवरीवन। आज है 6 अक्टूबर 2023 और हमेशा की तरह आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से। ठीक है, तो अब पहला है वही नोबेल प्राइज़। हम देख ही रहे हैं 2-3 दिन से हम नोबेल प्राइज़ वगैरह के बारे में पढ़ ही रहे हैं। हमने मेडिसिन में पढ़ा, हमने फिज़िक्स में पढ़ा और हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा। ठीक है, और अब बारी आती है लिटरेचर की। लिटरेचर में किसको मिला है? ये है नाम जॉन फोजे। ही इज़ एन नॉर्वेजियन ऑथर, नॉर्वे के ऑथर हैं ये, and he has been awarded for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable. Alright, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये नाम याद रख लेना। अब ये देता कौन है ये वाला प्राइज़, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर? ये देती है वही रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। ऑलराइट, याद रखना है ये भी। अब बेसिकली नोबेल प्राइज़ दिया कितनी कैटेगरीज में जाता है? तो पूरी 6 कैटेगरीज हैं। ठीक है, आई रिपीट, 6 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी हैं? मेडिसिन है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। आज लिटरेचर पढ़ा, अब ये 2 और हैं, ये बाकी हैं। ये भी एक दिन में शायद डिक्लेयर हो जाएंगे। तो पीस और इकोनॉमिक्स, ये दोनों बच रहे हैं अपने। ऑलराइट, अब जब हम बात करते हैं कि ये अवार्ड देता कौन है, ठीक है, तो जब अगर हम ये वाले बात करें फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, लिटरेचर की या इकोनॉमिक्स की, तो इन वाले फील्ड में नोबेल प्राइज़ देते ये वाली एकेडमी है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये देती है। और वहीं पे अगर फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ की बात करें तो इस वाले फील्ड में ये वाला इंस्टीट्यूट देता है, नोबेल असेंबली एट कैरोलिना इंस्टीट्यूट। ये एक असेंबली है कैरोलिना इंस्टीट्यूट में, ये देती है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज़। ऑलराइट, और वहीं पे अगर हम पीस की बात करें तो पीस वाले केस में कौन देता है? वो है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। ऑलराइट, सिंपल था। और देते किस जगह पे हैं, कौन सी प्लेस है? तो ये जो सिर्फ पीस वाला है ना, ये नॉर्वे में दिया जाता है, जो कि नॉर्वे में एक वहीं उसकी कैपिटल है ओस्लो, तो वहाँ पे ये वाला प्राइज़ जो है वहाँ दिया जाता है, वहाँ पे सेरेमनी कंडक्ट होती है। वहीं पे अगर हम इन सारे सब की बात करें, ऊपर वाले जितने भी हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, यानी कि स्वीडन में। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ पर। ऑलराइट, ये सारी बातें याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। और अब बात करते हैं यार कि पहली बार इंडिया से किसको मिला था नोबेल प्राइज़? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनफैक्ट नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, पूरे एशिया से पहली बार किसी को मिला था तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑलराइट, और कब मिला था इन्हें? 1913 में मिला था, 1913 में। किस में मिला था इन्हें? लिटरेचर में मिला था फॉर हिज वर्क गीतांजलि। गीतांजलि बहुत फेमस है, आई थिंक सब ने सुना होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखनी है बात। अब आगे बढ़ते हैं। ये है उडानगुडी पनंगकरुपट्टी, काफ़ी डिफ़िकल्ट नेम है, राइट। बेसिकली ये जो मैंने नाम लिया, इसको भी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। अब ये है क्या? बेसिकली उडनगुडी एक जगह का नाम है जो कि तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु के साउथ पार्ट में। और वहाँ का एक तरीके का गुड़ होता है, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो पाम जैगरी, जिसको जीआई टैग मिला गया है। तो शायद ये तमिलनाडु में ये पनंगरुपट्टी बोलते होंगे गुड़ को, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि फ्रॉम तमिलनाडु है।
तो ये आपके सामने फ़ोटो है भी, इसकी इमेज है, आप देख सकते हैं। इसको जीआई टैग मिला है। ये काफ़ी पॉपुलर है, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट करते हैं हम इंडिया से श्रीलंका में, मलेशिया में, सिंगापुर में। ऑल राइट, ठीक है। अब इसमें भाई क्या यूनिक बात है जिसको जीआई टैग मिला? यूनिक बात ये है कि इसमें कोई भी मॉडर्न स्ट्रैटेजीज यूज़ नहीं की जाती हैं इसको प्रिपेयर करने में। सारे ट्रेडिशनल प्रिपरेशन मेथड्स यूज़ होते हैं, किसी केमिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। बाकी जगह की अगर हम बात करें तो केमिकल एडिटिव्स यूज़ होते हैं, जैसे कि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट हो गया या फॉस्फरिक एसिड हो गया, ठीक है। तो लेकिन इस वाले में एकदम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए जाते हैं प्रिपेयर करने में। ऑल राइट। और दूसरी बात, ये डिस्टिंक्ट क्यों है? क्यों मतलब अगर हम जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग करें किसी को, इसका मतलब वही है ना कि वो जिस जगह प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, वहाँ की कुछ जोग्राफिकल यूनिकनेस है जिसकी वजह से उसमें प्रोडक्ट में यूनिकनेस आ रही है। तो वो क्या है? डिस्टिंक्ट ये बात है कि वहाँ की जो सॉइल है, रेड सैंड ड्यून सॉइल, इसमें लिखा है ना देखो, फाउंड इन उडानगुडी रीजन, जो ये सॉइल मिलती है उसकी काफ़ी लो ग्राउंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, ठीक है। वो ग्राउंड वाटर ज़्यादा रिटेन नहीं करती है, उसकी वजह से ड्राई क्लाइमेट रहता है, लो मॉइस्चर रहता है एटमॉस्फेयर में। और इन सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो सुक्रोज का कंटेंट होता है पाम में, पाम सैप में, वो हाई हो जाता है और उसी की वजह से उसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बेहतर होता है बाकी जगह के कंपैरिजन में। और इसी वजह से इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जीआई टैग क्या होता है भाई? ये होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। जैसा कि मैंने बताया, कुछ जोग्राफिकल यूनिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे थी कि वो सॉइल ऐसी थी वहाँ पे जिसकी वजह से वहाँ के पाम में सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा रहता है और उसकी वजह से वहाँ का गुड़ फेमस हुआ। तो जब भी ऐसी कोई प्रोडक्ट होता है, कोई भी गुड़ होता है जिसमें कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल कंडीशंस दैट इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन, तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उस यूनिकनेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये टैग दिया जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है नेम और साइन यूज्ड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन। ऑल राइट। और ये अगर किसी को प्रोडक्ट को मिल गया तो 10 साल तक के लिए वैलिड रहता है। ऑल राइट। और जब ये टैग हम दे देते हैं ना किसी को, तो ये टैग फिर कोई और यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि हम हमारे यहाँ पे जो गुड़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें भी हम जीआई टैग लगा के भेज देंगे, नहीं। उसी जोग्राफिकल टेरिटरी की लोग जो हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिखा है ओनली द ऑथराइज्ड यूजर्स और दोज रिसाइडिंग इन द जोग्राफिकल टेरिटरी आर अलाउड टू यूज़, ठीक है। अब लॉ कौन सा है जो इसको रेगुलेट करता है, जो जिसके तहत ये रजिस्टर होता है? तो इंडिया में ये लॉ है जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ग्लोबल लेवल पे, उसका जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके थ्रू ये गवर्न होता है, ठीक है। ये सारी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और याद ही रखनी है हमें, ठीक है। बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी। अब आती है बात प्रधानमंत्री आवास योजना की। अब भाई ये किस लिए थी न्यूज़ में? तो ये इसलिए थी, जो हमारे कैग हैं, कैग क्या होता है? राइट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इन्होंने बोला कि जो ओडिशा है ना, वहाँ पे कुछ लैंडलेस लोग हैं जिनको आवास, ये जो आवास योजना थी इसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिले, दे वर एक्सक्लूडेड, ठीक है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन, ये जो स्कीम आई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ लूप होल्स थे, तो यही बताया कैग ने, ठीक है। तो ये आप कहीं पे बता सकते हैं जहाँ पे भी किसी स्कीम का आपको एग्जांपल देना है जिसमें एक्सक्लूजन एरर्स हो रहे हो,
तो आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। इसमें बेसिकली एम था कि सभी को एक हाउस प्रोवाइड कराना है बाय 2022। लिखा है इसमें हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। अब इसके दो कैटेगरीज थी, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और एक था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। अब ग्रामीण आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, और जो अर्बन एरिया वाला एस्पेक्ट था वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। ये मिनिस्ट्रीज पूछ ली जाती हैं, ये याद ही रखनी है, अलग अलग है, ठीक है। और एम ग्रामीण में देखें तो ये है कि पक्का हाउस प्रोवाइड करवाना है। जितने भी बीपीएल फैमिलीज़ हैं, जितने भी वीकर सेक्शंस होते हैं ना, उनको जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको एक पक्का हाउस प्रोवाइड कराना है। और अर्बन एरिया में ये था कि अफोर्डेबल लोन्स दे देने हैं जितने भी बैकवर्ड लोग हैं, ठीक है, सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो अपने लिए घर बनवा सकें या घर रेंट पे ले सकें, ठीक है। अभी बेनिफिशरीज जो होते हैं ये आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, तो ये आइडेंटिफाई होते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के थ्रू, ठीक है। आई थिंक हमने 2-3 क्लास से हम उसके बारे में पढ़ ही रहे हैं क्या होता है। तो वो एक तरीके का सेंसस होता है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं उनके लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, जिससे फिर ये डिफाइन होता है कौन कितना रिच है, कौन कितना पुअर है, ताकि फिर स्कीम्स में डिसाइड कर पाते हैं हम कि किसको कितना बेनिफिट मिलना है और किस किस को नहीं मिलना है, ठीक है। अब आती है बात पूसा 44। पूसा 44 क्या है, ये एक पैडी की वेराइटी है, ठीक है, और ये काफ़ी हाई यील्ड वेराइटी है, ठीक है, ये काफ़ी हाई यील्ड वेराइटी है। अब जो पंजाब गवर्नमेंट है ना, उसने डिसाइड किया है कि उसका कल्टीवेशन को बैन करेंगे भाई। क्यों, जब ये हाई यील्डिंग है तो क्यों बैन करना है इसका कल्टीवेशन। इसका रीज़न ये है कि बेसिकली ये जो वेराइटी है इसको मैच्योर होने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, मतलब वो फील्ड पे काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक रहती है, अराउंड 160 डेज तक। इसका मतलब है कि उतना ही दिन उसको बार बार पानी भी देना पड़ेगा उसको सस्टेन करने के लिए। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है पानी देना पड़ता है। तो जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो डिक्लाइन होता जा रहा है पंजाब में। और तो और क्योंकि इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो काफ़ी लंबा है, उसके कारण जो जैसे कि ये हमें उगाते हैं हम इसको खरीफ के सीज़न में, तो हमने खरीफ के सीज़न में लगाई तो ये अराउंड काफ़ी लंबे समय तक ये लगा रहता है। फिर हमारा रबी के सीज़न का रबी क्रॉप का सीज़न आ जाता है, ठीक है। अब जब हमें फटाफट रबी के टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे वीट सो करना होता है, वीट लगाना होता है, तो उसको लगाने के लिए जो फील्ड है उसको फटाफट क्लीन करवाना पड़ेगा। अब लेकिन उसी टाइम जस्ट कुछ दिन पहले ही ये वाली क्रॉप कटी होती है, तो अब जो स्टबल होगा उसका क्या करेंगे। तो सिंपल मेथड जो सबसे इजी लगता है फार्मर्स को वो है कि वहाँ पे जितना भी स्टबल रखा, जो भी रेसिड्यू रहा है पुराने वाली क्रॉप का, उसको बर्न कर दो, उसको जला दो, ठीक है। तो क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड लंबा है तो नेक्स्ट जो क्रॉप होती है रबी वाली, उसको जल्दी उगाने के लिए यहाँ पे स्टबल बर्निंग की जाती है जिससे पोल्यूशन होता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए ही पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसको हम बैन करेंगे। अब ये बेसिकली ये काफ़ी हाई यील्ड वैरायटी थी पैडी की, जो कि 1993 में डेवलप की गई। दिल्ली बेस्ड जो इंस्टीट्यूशन हमारा ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने डेवलप की थी और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव थी। फार्मर्स काफ़ी हैप्पी थे, काफ़ी ज़्यादा जो है इससे प्रोडक्शन होता था पैडी का। और इनफैक्ट 2010 तक तो पंजाब में जितना भी पैडी के अंदर एरिया आता है उसमें से 70 से 80% ये पूसा 44 का ही
वैरायटी था, ठीक है। लेकिन अब देखो एकदम चेंज हो गई सिचुएशन, पंजाब बैन करने का सोच रही है इसी को, इन दोनों रीजंस की वजह से। ऑल राइट, तो ये याद रखना है हमको। अब न्यूज़ आती है हमारी भाई टाइफून की। टाइफून कोइनू कहाँ पे आया ये? ताइवान में, ठीक है। टाइफून बेसिकली एक तरीका का ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होता है और काफ़ी फास्ट विंड्स आती है स्टॉर्म के साथ, तो काफ़ी हैवी रेन हुई, काफ़ी विंड्स आई, काफ़ी लोग इंजर हुए यहाँ पे। अब ये कोइनू का मतलब क्या है? कोइनू का मतलब होता है पपी, जापानीज लैंग्वेज में, सिंपल। ऑल राइट, तो बस आज का इतना ही था सेशन। आई होप यू लाइक इट। ऑल राइट, and do like, share, subscribe. Thank you so much. Have a nice day.